students, welcome back on Mahori TV Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem, and the poem is Elegy written in Country Churchyard. And this is the second video on this particular poem, Elegy written in Country Churchyard, which is written by Thomas Gray. And this poem is very important for every literature students, for competitive exams also. So let's begin. Students, this is the second class on this particular topic, Elegy written in Country Churchyard. Elegy written in Country Churchyard is a poem which is written by Thomas Gray. Thomas Gray was a great poet of Graveyard School of Poetry. Graveyard School of Poetry is a group of some poets, and they are written on ruins, churchyard, graveyard. So they get inspiration from graveyard, ruins, etc. So students, this is the second video, and in this class I am going to discuss some lines of the poem, explain some lines of the poem. Let's begin. Beneath those rugged elms that yew trees shades, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep, the breezy cell of insect breeding moon, the swallow twittering from the strawbill shade, the cock shrill clarion or the echoing horn. No more shall rouse them from their lowly bill. For them no more the blazing herd shall burn, or busy housewife play her evening care. No children runs to lisp their sides return, or climb his knees the envied guest to share. So, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था स्टूडेंट, उसमें हमने 12 लाइन इस पोएम की डिस्कस की थी. आज हम और 12 लाइन्स डिस्कस कर रहे हैं. ये जो पोएम है ये थोड़ी बड़ी पोएम है. आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया कि ये जो पोएम है इसमें टाइम स्टार्टिंग हो रहा है इवनिंग से. इवनिंग का टाइम है, जो कि चर्च में जो बेल लगी हुई है उसको सुन के हमें पता चल रहा है कि इवनिंग का टाइम हो गया है, मीन्स रात होने वाली है. और जो भेड़ बकरियाँ, जो भी मतलब जानवर हैं वो अपने चारागाह की ओर लौट रहे हैं इवनिंग के टाइम से. और जो भी हार्ड वर्कर्स हैं लाइक फार्मर्स, ये सब अपने घर की ओर थके हारे लौट रहे हैं. उसके अलावा पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल शांत है, और उस शांत एटमॉस्फेयर में हमें सिर्फ या तो भौरों के गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर जो जानवर अपने चारागाह की ओर लौट रहे हैं जैसे भेड़ बकरियां, गायें, इनके गले में जो घंटियां बंधी है उनकी आवाज़ हमें आ रही है. और इसी बीच में एक उल्लू बैठा हुआ है एक टावर पे, और वो टावर जो है वो पूरी तरह से ईवी नाम की एक जो क्रीपर होती है, बेल है, उससे लिपटा हुआ है. जो एवरग्रीन बेल होती है वो ज़्यादातर आप बोल सकते हैं कि कोई रून्स पे, खंडर पे, ऐसे सुनसान जगहों पे ही आपको देखने को मिलेगी. वहाँ पे कोई उल्लू बैठा हुआ है, और वो उल्लू मून से कंप्लेन कर रहा है कि मुझे कोई यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है. मेरे नेस्ट में, मतलब जो उसका नेस्ट है उसको यहाँ पे एक तरह से उसका सिंहासन बोला गया है, उसका दरबार बोला गया है, उसका किंगडम बोला गया है. बोला मेरे किंगडम में मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और वो डिस्टर्ब करने वाला बंदा कौन है? हमारा जो पोएट है, क्योंकि वो बोल रहा है मैं इस डार्कनेस में या तो मैं हूँ या फिर जो है डार्कनेस है. तो यहाँ डार्कनेस में कौन जो है वॉन्डरिंग कर रहा है? उसके सीक्रेट बार के पास उल्लू के जो पोएट है. तो वो कह रहा है, उल्लू जो है कंप्लेन कर रहा है किससे? मून से कंप्लेन कर रहा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे सॉलिटरी रेन में, मतलब मेरे एकांत के शासन में मुझे कोई बाधा डाल रहा है. ये हमने कल कुछ लाइन्स एक्सप्लेन मैंने की थी, आपको हमने पढ़ी थी. आज हम देखते हैं beneath those rugged elms that yew trees shade. अब ये ऐसे बोल रहा है कि जो लोग मर गए हैं, ठीक है, गांव के जो लोग मर गए हैं, बेनिथ मतलब आप सबको पता है नीचे. those rugged elms, ये पेड़ के नाम है, ऐसे पेड़ जो एवरग्रीन रहते हैं. एम्स और यू ये दोनों ही ट्री के नाम है. तो इन दोनों पेड़ों के नीचे शेड्स, इन दोनों पेड़ों की शेड्स के नीचे, छाया के नीचे, beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, जहाँ क्या है? ढेर है, टर्फ घास होती है. इन मैनी ए मॉल्डरिंग हीप इन द सेंस ऐसी हीप जो एक डिकेइंग कंडीशन में है, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के टीले जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं. तो वहाँ एक ऐसी कंडीशन दिखाई गई है. एक्चुअली इस स्टेंजा में आपको इन 4-5 लाइन में आपको देखने को मिलेगा
कि यहाँ जो पोएट है वो कंपैरिजन कर रहा है बिटवीन पुअर पीपल एंड रिच पीपल्स ग्रेव। मतलब और तो और कब्रिस्तान में भी गरीब और अमीर लोगों के बीच में भेदभाव है। वहाँ भी जो गरीब लोग हैं उनको चर्चयार्ड के बाहर दफना दिया जाता है, और जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, एंसेस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो क्या है अंदर की ओर जो है दफनाए गए हैं। तो यहाँ ये कंपैरिजन दिखा रहा है। तो कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, beneath those rugged elms that yew trees shade, वो या तो एम्स या यू ट्री के शेड के नीचे जो है दबे में है। वेयर ही इज द टफ, वो उन घास में वो घास जो जिसका ढेर बना हुआ है, या फिर मोल्डरिंग हीप, या ऐसा डिकेइंग कंडीशन वाला हीप जो है वो उनके नीचे दबे में है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लैंड, वो अपनी नैरो सेल में, मतलब आपको पता है सेल क्या होती है, ऐसे 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 सेल होती है ये वाली, तो नैरो सेल बताया गया है कि मतलब उनकी कब्रें छोटी है, बहुत नैरो, छोटी छोटी सी कब्रें हैं, नैरो सेल के नीचे वो दबे हुए हैं। फॉर एवर लैंड, वो अपनी नैरो सेल के नीचे दबे हमेशा के लिए, फॉर एवर लैंड, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं हमेशा के लिए, मीन्स वो मर चुके हैं और उनकी जो कब्रें हैं वो बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल छोटी छोटी है। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, और वो वहाँ पे कौन लेटे हुए हैं हमेशा के लिए, रूट फोर फादर्स। फोर फादर्स मतलब जो भी कौन है हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो रूट फोर फादर्स है वो उसके नीचे दबे हुए, ऑफ हैमलेट स्लीप। हैमलेट मीन गांव के लोग, गांव के लोग, स्लीप मतलब सो गए हैं, ठीक है। द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, the swallows twittering from the strawberry shade, the cock shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed। अब देखो यहाँ क्या बताया है, यहाँ तो इन 4 लाइन में बताया है कि जो पुअर लोग हैं वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ उनका कंपैरिजन किया गया है कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के जो लोग हैं वो तो कब्र के अंदर दफनाए गए हैं, इट मीन्स चर्चयार्ड के अंदर हैं, और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो चर्चयार्ड के बाहर है। मीन्स ग्रेवयार्ड के अंदर भी कंपैरिजन चल रहा है बिटवीन एंसेस्टर फैमिलीज एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज और पुअर फैमिलीज, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं वो बेचारे एक मोल्डरिंग हीप, एक डिकेइंग कंडीशन में एम और यू ट्री के पेड़ के छाया के नीचे हैं, उनकी नैरो सेल्स बनी हुई है, और वो कौन है जो यहाँ पर लेटे हुए हैं हमेशा के लिए, वो रूट फोर फादर है हैमलेट स्लीप, मतलब गांव के लोग हमेशा के लिए यहाँ सोए हुए हैं, मीन्स जो पुअर लोग हैं। फिर कह रहे हैं द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी सेल मतलब आपको पता है ब्रीजी मीन्स एकदम ठंडी हवा, ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न में इंसेंस ब्रीदिंग, आप देखो मॉर्निंग में जब भी आप देखोगे तो आपको बिल्कुल जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल इंसेंस सा, एक खुशबूदार फ्रेश एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। तो वैसे एटमॉस्फेयर में द स्वेलो ट्वीटिंग, चिड़िया चहचहाट करती है, स्ट्रीपिंग करती है, फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ड शेड, अपने नेस्ट से, अपने घोंसले से। स्ट्रो आपको पता है स्ट्रो से बनता है घोंसला, स्ट्रो बिल्ड मतलब उसने अपना स्ट्रो से बिल्ड करके जो घर बनाया है, शेड बनाया है, घर बनाया है, वहाँ से वो ट्वीटिंग करती है, आवाज़ करती है, कौन, स्वेलो मीन्स चिड़िया, ठीक है। द कोक श्रिल क्लेरियन, और तो और जो कोक है, जो मुर्गा है, वो भी श्रिल क्लेरियन अपना शंख बजाता है, अपना शंखनाद करता है, अपनी आवाज़ में बोलता है। और द इकोइंग हॉर्न, और या फिर इकोइंग हॉर्न मतलब कोई भी आप बोल सकते हैं कि हर्ट्समैन अगर अपनी गूंज करे, हॉर्न बजाए, तो भी क्या होगा, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, कोई भी इनको नहीं जगा सकता, किसको नहीं जगा सकता, जो फोर फादर, जो हैमलेट स्लीप, जो गांव के लोग हमेशा के लिए सोए हुए हैं, उनको ये कोई भी नहीं जगा सकते। ना तो स्वेलो जगा सकती है, और ना तो स्वेलो अपनी ट्वीटिंग करके जगा सकती है, ना कोक्स श्रिल क्लेरियन, ना तो कोक अपनी आवाज़ से जगा सकता है, और ना ही कोई इकोइंग हॉर्न, ना ही कोई हर्ट्समैन या अगर अपनी आवाज़ से जगाना चाहे, हॉर्न से जगाना चाहे तो उनको जगा सकता है, वो नहीं जगेंगे। द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्निंग के टाइम में जो फ्रेश इंसेंस मतलब खुशबूदार जो हवा चलती है, जिसमें ब्रीद करना भी बहुत ज़्यादा हमें फ्रेश फील करवाता है, उस मॉर्निंग में जो स्वेलो है, जो ट्रिपिंग करती है, चिड़िया चहचहाट करती है, ट्विटरिंग करती है अपने स्ट्रो बिल्ड शेड से, मतलब अपने नेस्ट से। द कोक श्रिल क्लेरियन, और जो कोक है वो भी आवाज़ करता है, गूंजता है, अपना नाद करता है,
और द इकोइंग हॉर्न, और या फिर हर्ट्समैन अगर अपना हॉर्न बजाए, नो मोर शेल राउज, कोई उनको नहीं जगा सकता, राउज मतलब जगाना, है ना, नो मोर राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, उनके बेड से उनको कोई नहीं जगा सकता। लवली मीन्स बहुत ही सिंपल बेड से उनको कोई नहीं जगा सकता, जो बिल्कुल साधारण से उनके जैसे गरीब लोगों के बेड होते हैं वैसे बेड से उनको कोई नहीं जगा सकता। तो आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ क्या बोलना चाह रहा है पोएट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, और बिजी हाउस कहाँ से, हाँ, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शेल बर्न, और बिजी हाउस वाइफ प्ले हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट their sire's return, or climb his knees the envied kiss to share। और अब वो जब मर चुके हैं तो for them no more to blazing heart shall burn, मतलब अगर वो मर चुके हैं तो मतलब वो घर लौट कर नहीं आएंगे, तो no more, कोई भी उनके लिए blazing heart मतलब चूल्हा नहीं जलाएगा, मतलब शाम का चूल्हा नहीं जलेगा उनके घरों में। उनकी जो हाउस वाइफ है, और बिजी हाउस वाइफ जो जब वो शाम को लौट कर आया करते थे थके हारे हुए, तो वो उनको आते ही जो उनका स्वागत करती थी, उनको कुछ खाना बना कर देती थी, वो सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लौट कर नहीं आएंगे, वो मर चुके हैं। और बिजी हाउस वाइफ प्ले हर इवनिंग केयर, वो उनको इवनिंग केयर जो देती थी जब वो लौट के आते थे, अब वो सब नहीं होगा, नो मोर। और चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर स्टार्स रिटर्न, और ना ही क्या होगा, सायर्स मतलब फादर, ठीक है, ना ही जो चिल्ड्रन है वो भाग कर आएंगे अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में, लिस्ट मतलब तुतलाती हुई आवाज़ में, देयर सायर्स, ये सोच के कि उनके फादर रिटर्न लौट कर आ गए हैं। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनके जो है फादर मर चुके हैं। और क्लाइंब हिज नीज द एनविड किस टू शेयर, और ना ही वो उसके घुटनों पे चढ़ेंगे, ना ही अपने पापा के घुटनों पे चढ़ेंगे, किसके लिए, और क्लाइंब हिज नीज द एनविड किस टू शेयर, एनविड जलन के मारे किस टू शेयर, मतलब आप समझ गए कि अगर दो बच्चे हों, किसी फादर के फादर लौट कर आ रहे हैं तो क्या होगा। पहले क्या होता था कि जब वो जिंदा थे तो जब वो लौट कर अपने घर पे आते थे शाम को थके आ रहे, तो उनकी वाइफ उनको इवनिंग केयर देती थी, उनके लिए चूल्हा जलाती थी, कुछ बनाती थी खाने को, ठीक है। पर अब वो सब नहीं होगा क्योंकि वो मर चुके हैं। या फिर उनके जो बच्चे हैं वो अब दौड़ कर आते थे कि उनके फादर आ गए, देयर सायर्स रिटर्न, उनके फादर लौट कर आ गए, दौड़ के आते थे और उनकी क्लाइंब मतलब चढ़ते थे उनके नीज पे, उनके घुटनों पे चढ़ते थे, किसके लिए, अपना कि फादर जो है इसको किस नहीं कर दे, एनविड किस टू शेयर, कि किस जो है शेयर करने से जलते हुए उनके घुटनों पे चढ़ते थे कि पहले मैं चढ़ूँगा, ऐसे अगर 2-3 बच्चे हों तो ऐसे चढ़ते थे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। इस पूरी जो स्टेंजा है इसमें यही बताया गया है कि पुअर और जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनके बीच में ग्रेवयार्ड में भी क्या हो रहा है, एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है उनका, और उनके बीच में वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जो पुअर पीपल हैं और जो रिच पीपल है उनके बीच में। देखो, beneath those rugged elms the dew trees shade where heaves the turf in many moldering heap, कि जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी कब्रें दबी हुई है यू ट्री और एम्स ट्री के छाया के नीचे, और वहाँ ऐसा लग रहा है हीव्स द टफ, एक घास का जैसे टफ बना हुआ हो, इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, जैसे कि डिकेइंग कंडीशन में हीप बनी हुई हो उनके कब्रों की। ईच इन इज़ नैरो सेल फॉर एवर लेड, हर अपनी नैरो सेल में, छोटी सी सेल में, छोटी सी कब्रों में हमेशा के लिए सोए हुए हैं गरीब लोग। द र्यूड फोर फादर ऑफ हैमलेट स्लीप, और ये कौन है, ये र्यूड फोर फादर हैं किसके, हैमलेट मतलब गांव के लोग हैं जो इन कब्रों में सोए हुए हैं। द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्निंग, सुबह के टाइम में जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है और जब बिल्कुल एटमॉस्फेयर को जो एकदम फ्रेश करने वाली हवा चलती है, इंसेंस मतलब खुशबूदार हवा चलती है, मतलब मॉर्निंग के टाइम में, उस टाइम क्या होता है, द स्वेलो ट्वीटरिंग, जो स्वेलोज़ हैं वो ट्वीटिंग करती है फ्रॉम द स्ट्रोबिल्ड शेड, अपने नेस्ट से, स्ट्रोबिल्ड शेड से, और द कोक स्टिल क्लेरियन, कोक भी अपनी आवाज़ करता है ना, और द इकोइंग हॉर्न, और ऐसा लगता है कि गूंज, इको मतलब गूंजना, हॉर्न भी गूंजता है हर्ट्समैन का,
बट नो मोर शेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। पर ये सब चीज़ें भी उनको नहीं जगा सकती है कि कहाँ से, उनके लवली बेड से मतलब जहाँ वो सोए हुए हैं, उनकी जो ग्रेव्स हैं उनसे उनको ये सब चीज़ें, जो कॉक है या जो स्वेलो है, वो भी उनको नहीं जगा सकती, क्योंकि वो हमेशा के लिए मर चुके हैं, हमेशा के लिए सो रहे हैं वहाँ पे। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शेल बर्न। और अब ना ही उनके लिए शाम के टाइम में उनके घर पे कोई चूल्हा जलेगा, और बिजी हाउसवाइफ प्लेयर इवनिंग केयर, ना ही उनकी हाउसवाइफ उनकी कोई इवनिंग केयर करने के लिए उनके लिए कुछ बनाएगी, चूल्हा जलाएगी। और नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर सायर्स रिटर्न। और ना ही कोई बच्चा तुतलाती हुई आवाज़ में अपने फादर के रिटर्न आने का इंतज़ार करेगा, और क्लाइम हिज नीज द एनविड किस टू शेयर। और ना ही अब ऐसा होगा कि वो उनके घुटनों पर चढ़कर एनविड बहुत ही जलन से ईर्ष्या से किस शेयर करने की ईर्ष्या से, जलन से क्या करें, उनके घुटनों पर चढ़े। अब ऐसा बच्चे नहीं करेंगे, क्योंकि उनके फादर जो है मर चुके हैं, उनके फादर की डेथ हो चुकी है। तो आज हमने 12 लाइन और डिस्कस कर ली। ये पे सेकंड वीडियो था, आप फर्स्ट वीडियो इसका देखें, उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखें। थर्ड वीडियो में इसकी और हम कुछ लाइंस जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रही होगी पोएम। ये पोएम बड़ी है बट बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी पोएम है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम। सो आप इस वीडियो को देखें, उससे पहले आप फर्स्ट वाला वीडियो देखें। थैंक यू।